हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा दीक्षित। आज की क्लास शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी एनिमल किंगडम की, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम पूरा होल बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, होल बॉडी का। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं बॉडी में ये देखेंगे, एंड उसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं जो कि बॉडी में किस तरीके से फंक्शंस करते हैं और उनके क्या क्या उपयोग है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जब सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, है ना। जैसे लंग्स है, ट्रैकिया है, नाक है, नोज से तो सांस लेते हैं। तो इस तरीके से वो ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे जो किसी भी ऑर्गन सिस्टम को हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो सबसे मेन डिफरेंस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या कहलाता है। तो ऑर्गन जो है वो कलेक्शन ऑफ टिश्यू है। ऑर्गन क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ टिश्यू। ऑर्गन क्या है? कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज का कलेक्शन जो है वो ऑर्गन कहलाते हैं, दैट कैरी आउट अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और जो एक किसी स्पेशल फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, लाते हैं या करते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो बॉडी सिस्टम, पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम जो ऑर्गन से मिलकर बना हो, ऐसे बॉडी सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब वर्क करते हैं, जब कोई फंक्शन करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा कि कुछ चीजें हैं जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन तो सिंगल सिंगल हो गया, जैसे फिंगर है वो ऑर्गन है, हमारा हाथ है वो ऑर्गन है ना, हमारी नोज है वो ऑर्गन है, ईयर है, आई है, ये सारे ऑर्गन है, बॉडी के पार्ट्स हैं बॉडी के। लेकिन हम पूरे के पूरे सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमारा एक सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। चौथा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवा है इम्यून सिस्टम। छठवा है नर्वस सिस्टम। सातवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आठवां है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नौवां है स्केलेटन सिस्टम। इतने सारे बॉडी ऑर्गन के सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है, आज की जो क्लास है वो क्या कवरेज कर रही है? वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कवरेज पर आज की क्लास है। ठीक है, तो हम लोग माउथ पढ़ेंगे, थ्रोट पढ़ेंगे, गला, ईसोफेगस पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, लिवर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें आज के टॉपिक में कवर होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले खाना, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हम खाना खाया और हमारे वो पेट में गया खाना, वो पच गया एंड दूसरे दिन हमने उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो जब खाना गया मुंह में, जब हमने खाया खाना, उस अवस्था को, उस स्टेज को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंजेशन। क्या कहेंगे उसको? इंजेशन। यानी बॉडी के किसी भी पार्ट में हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको स्टार्ट हमने कहां से किया, बॉडी के किस पार्ट से किया? तो हमने माउथ से किया, और माउथ में जैसे ही खाने की एंट्री होती है वो कहलाता है इंजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू आउट द माउथ। हमने खाने को अपने थ्रू आउट द माउथ, हमने मुंह से खाना अंदर अपने मुंह में पहुंचाया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को इंजेशन नाम दिया। अब डाइजेशन दो तरीके से है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो टू टाइप से समझने को मिलती है। पहली कह रहे हैं फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड थ्रू चूइंग एंड चर्निंग, यानी कि चबा चबा के जब हम खाते हैं किसी चीज को, तो वो प्रोसीजर, जब वो खाना टूटता है तो वो कह रहे हैं फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ हमारे खाने का। और दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड यूजिंग एंजाइम्स एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस। लेकिन जैसे ही खाना हमारे मुंह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है तो वो फिजिकल ब्रेकडाउन है। लेकिन उस खाने में जब लार मिक्स हो रही है, सलाइवा मिक्स हो रही है ना, और कुछ एंजाइम्स मिक्स हो रहे हैं, तो वो वाला जो प्रोसीजर है जो मुंह में हो रहा है, जब गले से खाना नीचे उतर रहा है, और वो वाला प्रोसीजर जब हो रहा है, ब्रेकडाउन एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को कहेंगे क्या?
केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे मैकेनिकल एंड केमिकल हमें दो ब्रेकडाउन मिले, दो एक तरीके से हमें रिएक्शन मिली, खाने को चबाने की कह सकते हैं, ठीक है, खाने को पचाने की भी कह सकते हैं। च्यूइंग यहाँ पे एंड यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तीसरा प्रोसेस है हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिले हमें खाने से वो किस तरीके से इनटू मतलब फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। यानी ब्लड स्ट्रीम का मतलब है वो रक्त प्रवाह तक कैसे पहुंचे, यानी जब ब्लड फ्लो हो रहा है जो ब्लड तक, देखो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, एक बात समझ लो पहले कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं और खाने से हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ब्लड के थ्रू ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। अब खाना हमने मुंह ने खाया, खाना पहुंचा स्टोमक में, है ना, अब सिर्फ और सिर्फ स्टोमक को ताकत थोड़ी मिलेगी, काम तो पूरी बॉडी के ऑर्गन कर रहे हैं ना। तो हाथ तक खाना कैसे पहुंचा, दिमाग तक खाना कैसे पहुंचा, पैर के नाखून तक खाना कैसे पहुंचा, इन सबके सवालों के जवाब हैं ब्लड स्ट्रीम में। यानी कि रक्त का जो प्रवाह है वो ब्लड के द्वारा वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से बॉडी के दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि हमारे अगर यहाँ पर भी हम लोग चोट लगेगी तो खून निकलेगा, पैर में भी चोट लगेगी तो भी खून निकलेगा, सिर में चोट लगेगी तो भी खून निकलेगा। यानी जो ब्लड है वो ओवरऑल बॉडी में हर जगह पाया जाता है। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में कैसे होता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन की, तो फिर वो कह सकते हैं हम कि ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक जा, ठीक है। आगे देखिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि हमारी बॉडी से हमने जो न्यूट्रिएंट्स खाए और जो जैसे खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिए, हमने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर दी, है ना, लेकिन बाकी जो वेस्टेज बचा उसका क्या, तो उसके लिए लास्ट प्रोसीजर है एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। फाइनली हमारी बॉडी से वो चीजें रिमूव कर दी जाती हैं एनस के थ्रू, उस प्रोसीजर को कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। एक्सक्रीशन का भी मतलब सेम चीज होती है कि हमने कोई भी चीज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, माउथ कैविटी है ना, माउथ कैविटी बोलेंगे, ईसोफेगस है, फेरेंस है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियास है, स्टोमक है एंड फाइनली रेक्टम, है ना, ये वाली जो नली है उसको रेक्टम कहते हैं। और इस नली का जो लास्ट पॉइंट है जहां से वेस्टेज आउट ऑफ द बॉडी जाता है उसको एनस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं ये हेल्प करेंगे किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी जो मैंने प्रोनाउंस करके आपको बताए हैं ये सारे सिस्टम हेल्प करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि डाइजेशन में किस तरीके से ऑर्गन जो है हेल्प कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया इनको। देखिए जो माउथ है ना, तो च्यूइंग का काम कर रहा है भाई, मैकेनिकल ब्रेकडाउन अभी हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, और किसकी हेल्प से कर रहा है, सलाइवा की हेल्प से, है ना। सूखा खाना कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है क्या, जब तक लार उसको गीला नहीं करेगी, सलाइवा, लार मतलब सलाइवा, है ना, जब तक उसको गीला नहीं करेगी तब तक वो अच्छे से च्यूइंग हो ही नहीं सकता, ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता। ईसोफेगस है ना, मस्कुलर ट्यूब है, क्या करती है, फूड को हमारे थ्रोट के द्वारा होते हुए कहां तक ले जाती है, हमारे थ्रोट से कहां तक ले जाती है, स्टोमक तक ले जाती है, ठीक है। तो हमारे गले से हमारे स्टोमक तक जो खाना ले जाती है उस ट्यूब को कहते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस भी कह सकते हैं, ठीक है, फूड पाइप भी कह सकते हैं। उसके बाद जाता है खाना भाई स्टोमक में, है ना, तो मस्कुलर सैक है, एक मस्कुलर सैक है, थैली है एक मस्कुलर, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, क्या क्या करते हैं, जो हमारा खाना होता है वो वहां पे जाके मिक्स हो जाता है, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो मैं पूरा नहीं बोलूंगी, HCl बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। एंड काफी सारे एंजाइम्स भी, है ना, तो ये सारी चीजें, गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और एंजाइम्स हमारे स्टमक में हमारे खाने को मिलेंगे, उनका वहां पे स्वागत करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फर्दर ब्रेकडाउन
फूड, और उस फूड को जब ये लोग उनका स्वागत करेंगे फूड का, तो फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगा फूड का, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आती है, एंड द प्राइमरी साइट ऑफ द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए फाइनली हम तैयार, हमारा खाना यहाँ पे हो चुका है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारी मेन साइट मानी जाती है किसकी, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन की, यानी न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब यहीं से करते हैं। जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को और डीपली पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, इनमें एक संरचना होती है, इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलीज कहते हैं, विलीज, ठीक है। ये विलीज क्या करती हैं कि न्यूट्रिएंट को कैप्चर कर लेती हैं और ब्लड वेसल्स तक ट्रांसफर कर देती हैं, और ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए it receives digestive juice from the pancreas, liver and a large surface area due to the villi, देखो यहाँ पे villi आ गया, and microvilli to maximize absorption। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को ये एक्सेप्ट करती है, जो कि कहां से आते हैं, लिवर से आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं, एंड जो है हमारे बहुत सारे चीजों को एब्जॉर्ब करती है और फिर फर्दर रिएक्शन करती है, एंड फर्दर फिर क्या होते हैं कि जो विलीज होते हैं वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करके ब्लड वेसल तक भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, अब्सॉर्ब करते हैं किसको, वाटर को, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं इन फॉर्म ऑफ फेजेस ऑफ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और जितना भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल है उसको वहां पर वो इकट्ठा करते हैं, और उसके लास्ट पॉइंट तक, जैसे हम देखेंगे आगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको बोलते हैं हम एनस, उसके थ्रू ये बॉडी से स्टोर फूड को बाहर फेंक देती है, बाहर मतलब वेस्टेज को रिमूव कर देती है। तो रेक्टम स्टोर्ड फूड फेजेस द एलिमिनेशन, स्टोर्ड करता है यहाँ पे अमन, है ना, किसके पहले, एलिमिनेशन से पहले, एंड एनस जो है opening through the which waste is expelled from the body, और बॉडी से बाहर निकालने का वेस्टेज को कौन काम करता है, तो द वर्ड इज एनस। एनस, रेक्टम जो है वो वेस्टेज को स्टोर करता है और बॉडी से बाहर निकालने का काम एनस करता है, ठीक है। आगे और डीपली इसको समझेंगे। अब देखो यहाँ पे दांतों के लिए क्यों एक स्लाइड मैंने तैयार की है, क्योंकि जब भी कभी हम माउथ पढ़ते हैं तो दांतों से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है भाई। जब कभी भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ पढ़ते हैं तो एक तो दांतों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, दूसरा जीभ से भी बन जाता है कभी कभार। ये दो जो चीजें हैं इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टीथ की अगर हम बात करेंगे तो टीथ के प्रकार, दांतों के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 प्रकार के दांत है बच्चा। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है। सबके फंक्शंस अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। जैसे कि अगर सामने के दांतों की बात करेंगे तो भोजन को काटने के काम में आते हैं। कैनाइन की बात करेंगे तो वो भोजन को फाड़ने और चीरने के काम में आते हैं, नुकीले दांत होते हैं। अगर हम प्रीमोलर्स की बात करेंगे तो प्रीमोलर्स जो है वो भोजन को कुचलने और पीसने के काम में आते हैं। एंड अगर हम चवर्णक की बात करेंगे, अगर हम मोलर्स की बात करेंगे तो सबसे पीछे के दांत होते हैं और भोजन को बहुत ही स्मॉल पीसेस में बिल्कुल पीसने के काम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दांतों का सूत्र क्या होता है, भाई हमारे दांत जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर दांतों का क्या है, तो यहाँ पे देखो एक वो बना दिया है हमने, ऐसे करके फॉर्मूला, सूत्र, ये हमने सूत्र तैयार कर दिया, ठीक है। ये सूत्र क्या कह रहा है, देखिए सूत्र कह रहा है हमारा कि जब हम छोटे बचपन में बात करें, है ना, बच्चे जब होते हैं हम, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दूध के दांत, है ना, ऐसे कहते हैं, या परिपक्व भी कह सकते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारी दाढ़ें विकसित नहीं होती, दांत हमारे विकसित नहीं होते, तो जब ये वाला फॉर्मूला काम करता है। और जब हम विकसित हो जाते हैं, एक तरह से विकसित का मतलब यहाँ पे दांतों से ही है, पूरी बॉडी तो अविकसित तो विकसित में डिवाइड नहीं कर सकते, दांतों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दूध के दांत, मिल्क टीथ एंड
टीथ, ऐसे बात कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आप, जो प्रीमोलर वाला हिस्सा है वो गायब है, 0 है, लेकिन यहां पर प्रीमोलर जो है वो 2 पाए जा रहे हैं, और यहां पर जो है लास्ट में मोलर वहां 1 कम है और यहां पर 3 पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कहता है कि 2 इंसीजर होंगे दोनों जगह, एक जो होगा वो कैनाइन होगा दोनों जगह, 0 प्रीमोलर है मिल्क टीथ में, लेकिन यहां पर 2 प्रीमोलर है, और यहां पर ये 2 जो है वो कैसे हैं, मोलर है, और यहां पर 3 मोलर है। अब ये जो फॉर्मूला है वो काम कैसे करता है, आप कैसे समझ पाएंगे कि ये कैसा फॉर्मूला है? तो भाई देखो, यहाँ पे दांतों का एक डायग्राम मैंने बनाया, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो, आधे आधे में दांतों को डिवाइड कर दो। तो भाई एक नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो इस वाले एरिया में बच्चे में 20 दांत होते हैं, और इस वाले एरिया में 32 दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो अगर हम बच्चों का पहले देख लेते हैं, ठीक है, 20 वाला देख लेते हैं पहले, तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? हमारा फॉर्मूला कहता है 21 0 2। तो जब 20 वाले हम देखेंगे तो भाई 20 जो है वो कैसे हुए, 20 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 निचले जबड़े में और 5 इस तरफ, यानी लेफ्ट राइट में बांट दिया, और निचला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा यानी अपर जॉ और लोअर जॉ में बांट दिया। तो 5 इस तरफ कैसे है? तो देखो 2 सबसे ऊपर इंसीजर है, उसके बाद 1 कैनाइन है, उसके बाद 0 प्रीमोलर है, और उसके बाद 2 मोलर है। तो इन दोनों को 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 हो गए एक साइड के, एक साइड का 5 दांत, तो टोटल हो गया 4 साइड का 20 दांत। तो इस वजह से ये फॉर्मूला हमने बनाया, हमने मिल्क टीथ का। ठीक है, अगर सेम चीज हम यही करते हैं भाई, ठीक है, सेम चीज हम लोग किसमें करते हैं? हम लोग यही चीज बड़े लोगों में करते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? उसका फॉर्मूला है 2 1 2 3। इसको अगेन हम लोग 4 भागों में बांट लो, बड़े लोगों के दांत हैं ये, ठीक है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला कहता है ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये वाला मोलर है। तो अगर हम देखें 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 8, तो इस तरीके से 8 8 8 8, तो टोटल दांत हो गए बच्चा 32। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो दांतों का सूत्र एक बना दिया हमने, और कह सकते हैं मिल्क टीथ और टीथ में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि दूध के दांतों का अगर दांत सूत्र की बात की जाए कि दूध के दांत कैसे होते हैं या किस चीजों पे, किन चीजों पे काम करते हैं, तो बच्चों में दूध के दांतों का दंत सूत्र ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक आधे जबड़े में 2 कृंतक, 1 कैनाइन और 2 चवर्णक होते हैं। दूध के दांतों में अग्र चवर्णक नहीं होते। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई बताइए प्रीमोलर किस स्टेज पे एब्सेंट होते हैं? तो आपका आंसर होगा जो प्रीमोलर्स हैं वो कौन से स्टेज पे एब्सेंट है? वो हमारे मिल्क टीथ में, दूध के जो दांत होते हैं बच्चे के, उस एज के बच्चे में ये हमारे एब्सेंट मिलते हैं। आई होप कि दांतों से कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है। टाइप हमने बताया, हमने फंक्शंस देखे और दांतों के सूत्र देखे। ठीक है, किस तरीके से दांत काम करते हैं। अब डाइजेस्टिव, देखो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन है हमारा सैलाइवरी ग्लैंड, दूसरा ऑर्गन है हमारा लिवर, तीसरा है गॉल ब्लैडर और चौथा है पेनक्रियास। उससे पहले सैलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं। जब सैलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं तो सैलाइवरी ग्लैंड से ही एक एडिशनल क्वेश्चन जीभ से भी बनता है। जैसे दांतों से बना, माउथ पढ़ा, वैसे ही जब सैलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो जीभ से भी क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट को आइडेंटिफाइड कीजिए कि जीभ का कौन सा हिस्सा कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो आपका क्वेश्चन है कि भाई देखिए, अगर हम पीछे की जीभ के हिस्से की बात करेंगे तो वो कड़वा आइडेंटिफाई करेगा, अगर हम साइड वाले हिस्से की बात करेंगे तो वो सॉल्टी नमकीन देगा, और जीभ के आगे वाले हिस्से की बात करेंगे तो वो मीठा आइडेंटिफाई करेगा। और जस्ट मीठे वाले स्थान से पीछे की तरफ साइड में, बीचों बीच की बात नहीं कर रही हूं, जस्ट स्वीट के पीछे वाली जो बर्ड्स है वो हमें खट्टा का एहसास कराती हैं। ठीक है, तो हमारी ये बर्ड्स जो है
हमारी जीभ पर कुछ बर्ड्स पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमें टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। वो कौन कौन से टेस्ट हैं और जीभ का कौन सा हिस्सा उस टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ये हमारा यहाँ पे देखो। तो सबसे पीछे वाला हिस्सा बता सकते हैं आप लोग, कड़वा। सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा, साइड वाला आगे वाला हिस्सा खट्टा, और साइड में ही पीछे वाले जो हिस्से हैं वो नमकीन यानी सॉल्टी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, विच कंटेन एंजाइम दैट बिगिन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सलाइवा है ये हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम और डीपली इसको क्या करेंगे न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, ये हमारा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने शायद सुना हो एक डिजीज है जिसको कहते हैं मम्स। मम्स मम्स को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हिंदी में कहेंगे, शायद सुना हो आप लोगों ने, बहुत रीजनल लैंग्वेज में गलसुआ कहते हैं, गलसुआ। ये वाली जो चीज है ना ये फूल जाती है, ठीक है, ये वाली चीज। तो जब हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, तो एक ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, तो वो स्वेल कर जाती है जिसकी वजह से मम्स नामक बीमारी हो जाती है। और मम्स नामक बीमारी में अगर कभी लक्षण या सिम्टम्स से क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी आप बता सकते हैं कि क्या है, हमारी जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से मम्स नामक डिजीज बच्चों में किसी में भी हो सकती है, ठीक है। लिवर से क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लिवर किस चीज को प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बताइए ह्यूमन मनुष्य के शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, सॉरी ग्रंथि ग्लैंड क्या होती है, तो आपका आंसर होगा हमारी लिवर। गॉल ब्लैडर से क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए लिवर से निकला हुआ बाइल जूस कहां जाकर स्टोर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर बाइल जूस निकलता कहां से है, आंसर इज लिवर, बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है, आंसर इज गॉल ब्लैडर। पेनक्रियास से क्वेश्चन बनता है कि भाई पेनक्रियाटिक जूस कहां से निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई कहां से, पेनक्रियास से निकलता है। लेकिन इसमें कुछ हार्मोन्स, एंजाइम के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसीलिए पेनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड का नाम दिया गया है। मिक्स्ड ग्लैंड, हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एकमात्र वन एंड ओनली ऐसी ग्लैंड है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड का नाम दिया गया है, और ये मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, पेनक्रियास है, ठीक है। क्यों, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड वो होती हैं जिनमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सीक्रेशन होता हो, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का सीक्रेशन होता हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सीक्रेशन होता हो। लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड वो होती हैं जिनमें हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का सीक्रेशन होता हो, दैट इज द पेनक्रियास, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो भाई इंसुलिन नामक हार्मोन से क्वेश्चन बनता है कि भाई इंसुलिन नामक हार्मोन, पहली चीज तो इंसुलिन क्या है, तो आपका आंसर होगा हार्मोन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हार्मोन से या कौन से किस ग्लैंड से हार्मोन इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेनक्रियास नामक ग्लैंड से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं भाई कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपको बताना पड़ेगा इंसुलिन निकलता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है पेनक्रियास। आगे आ जाइए, अभी देखिए भोजन का प्रवेश, अब फिर से हम थोड़ा सा ऊपर और चले गए, कैसे, वहां से क्या चले गए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि सेम चीज ही है। स्ट्रक्चर देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, ईसोफेगस, ग्रास नली, ईसोफेगस ग्रास नली, और माउथ का मतलब है मुंह, है ना, लार ग्रंथि या लार ग्रंथियां, ग्रास नली, ईसोफेगस, ठीक है। दोबारा से देखते हैं भाई काम क्या है, तो मुंह के भोजन को क्या करती है, ये इंजेक्शन करके हमारी पेट में प्रवेश करा देती है। पेट की मांसपेशियों के साथ अगर क्वेश्चन आता है तो यही कहेंगे कि भाई छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनमें इसको तोड़ देती है। सेम चीज जब हमारे स्टमक से हमने अभी पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है, बस मीडियम हिंदी रखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो कहां से निकलता है, हमारे स्टमक से ही निकलता है, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि तोड़ने का, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन के पाचन से भाई क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, तो ऑब्वियस होता है
पेट में एक हमारा काइम, अर्ध तरल पदार्थ जो होता है वो काइम में बदल जाता है पेट के भोजन में, ठीक है। छोटी आंत में स्थानांतरण, तो छोटी आंत में जब काइम जाता है, जब निचले हिस्से में जाता है तो छोटी आंत में चला जाता है, एंड पेट में पाचन की प्रक्रिया में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर छोटी आंत के लिए तैयार किया जाता है, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। हमने अभी इससे पुरानी वाली स्लाइड में सेम चीज पढ़ी थी, बस इंग्लिश में पढ़ी थी। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई मुंह में खाना गया, इंजेक्शन हुआ, फिर वहां पे सलाइवरी ग्लैंड मिली है ना खाने को, उसने भोजन को थोड़ा सा क्या कर दिया, गीला कर दिया, एंड फिर उसने गैस नली से, ईसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में, स्टमक में पहुंचाया। स्टमक में उसे एचसीएल मिला, एचसीएल से रिएक्शन हुई, एचसीएल से, देखो स्टमक में जो खाना का अगर टाइम देखा जाए, ड्यूरेशन देखी जाए, तो करीब 4 से 5 घंटे तक खाना स्टमक में रहता है। तो सबसे ज्यादा अगर टाइम टेकिंग, अगर ये ऑर्गन पूछा जाए कि खाना सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन में रहता है, तो फिर हम स्टमक का ही नाम बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे 4 से 5 घंटे तक उसके साथ क्रियाएं हुई, एचसीएल ने काम किया, एंड बहुत सारी चीजें और भी हुई। फिर उसके बाद खाना गया हमारी छोटी आंत में, और फाइनली छोटी आंत में न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन हो गया। न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन हिंदी में क्या कहेंगे, पोषक तत्वों का अवशोषण। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें, पोषक का अवशोषण, जहां पर पोषक तत्वों का अवशोषण होगा हमारे, वो छोटी आंत होती है, और छोटी आंत में ही फाइनली जाकर हमारे खाने की जो पचने की प्रोसेस है वो फाइनली डन मानी गई है, खत्म मानी गई है। उसके बाद जब बड़ी आंत में खाना जाता है, तो बड़ी आंत के लास्ट पॉइंट से वो खाना हमारे इलिमिनेशन के लिए तैयार हो जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे से देख सकते हैं आप इस चीज को, बस हिंदी मीडियम में और कुछ नहीं। फंक्शन ऑफ लिवर, अभी हमने लिवर पढ़ा, हमने देखा कि भाई लिवर से बाइल जूस निकलता है, और ये हमारी बॉडी की, हमारी इन द सेंस ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी मानी गई है। उसके अलावा हम फंक्शन से क्वेश्चन देखते हैं कि भाई फंक्शन क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन कह रहे हैं कि एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन है वो यहाँ पर सेफ है, और इसका काम क्या है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है फ्रॉम लीकिंग इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, हमारे हर एक टिश्यू तक ब्लड फ्लो के जरिए, ब्लड स्ट्रीम के जरिए उस प्रोटीन को ये पहुंचाती है। इट ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स थ्रू द बॉडी, और दोनों ही चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है कि बॉडी जा रही है, एंड बॉडी से हमारी हर जगह वो पहुंचाया जा रहा है ब्लड फ्लो के थ्रू। बाइल प्रोडक्शन, अब देखो बाइल प्रोडक्शन क्या है, बाइल जूस का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड एक ऐसा फ्लूइड है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है। किस लिए, फैट के लिए, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिल्टर ब्लड करना भी इसका काम है। ऑल द ब्लड लीविंग द स्टोमक and intestine passes through the liver and which remove toxins and जो भी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। अब देखो बाइल जूस में कुछ बैक्टीरिया किल करने की भी क्षमता होती है, शक्ति होती है, तो जितने भी खाने के दौरान बैक्टीरिया आ जाते हैं वो बाइल जूस सारा खत्म कर देता है, ठीक है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं और हार्मफुल सब्सटेंस है वो बाइल जूस के थ्रू खत्म हो जाते हैं। रेगुलेट अमीनो एसिड्स को भी रेगुलेट करता है ना, क्योंकि बॉडी जो है हमारी अमीनो एसिड से ही मिलकर बनी है, प्रोटीन से ही मिलकर बनी है, तो इस तरीके से ये द लिवर मेक्स श्योर अमीनो एसिड लेवल द ब्लड स्ट्रीम रिमेन हेल्दी, रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेंट्स क्रिएट द यूजिंग विटामिन के। अब देखो विटामिन के से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, हालांकि जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स की क्लास पढ़ेंगे तभी भी ये पढ़ेंगे विटामिन के को, लेकिन फिर भी एक लाइन में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इस चीज को। तो क्या होता है कि जो हमारा विटामिन के है वो हमारे ब्लड क्लॉट को बनने में हेल्प करता है। अगर किसी भी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है तो मोस्ट ऑफ चांसेस ये हो सकते हैं कि या तो उसमें कोई आनुवंशिक रोग है ना, जैसे कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे हीमोफीलिया, आगे चल के आगे की क्लासेस पढ़ेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर अगर न्यूट्रिएंट्स की किसी कमी के कारण ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी में क्या नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है ना, तो फिर वो विटामिन के की कमी से ही माना जाएगा। दो कारण हो सकते हैं, या तो आनुवंशिक रोग या फिर विटामिन के की कमी। तो जब विटामिन के की कमी से क्वेश्चन बनता है तो आप सिंपल सा हमारा विटामिन के को यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोगुलेटिंग की इसकी बात करी जाए कहाँ बनेगा, तो ये लिवर में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि लिवर में ही वो प्रोटीन बनती है जो कि ब्लड क्लॉट बनाने में और ना बनाने में दोनों में ही काम आती है।
मतलब ब्लड क्लॉट का बनना सही है या नहीं सही है, मैटर ये नहीं है। देखो ब्लड क्लॉट बनना भी सही नहीं है और ना बनना भी, क्यों? क्योंकि जब चोट लगेगी क्लॉट नहीं बनेगा और लगातार जो है ब्लड फ्लो होता रहेगा तो इंसान मर ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बनना सही नहीं है। और अगर हम देखेंगे कि कोई डिजीज है आपको और अगर फ्लो हो रहा है, ब्लड कट हो रहा है या कट लग गया है या आपको चोट लग गई है और अगर वहां पे जो ब्लड का क्लॉट बनना चाहिए लेकिन नहीं बना है तो क्या होगा? तो भी आपके जान जाने के चांसेस रहेंगे, ये कह सकते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे, रेसिस्ट इन्फेक्शंस एज पार्ट ऑफ द फ्लडरिंग प्रोसेसेस, लिवर आल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्लड में स्टे कर रहा है तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लिवर का जो बाइल जूस है, जो फ्लड है, वो उसको बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा हमने जो बाइल जूस है उसके फंक्शंस को देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी functions are to further break down food, absorb nutrients, water। देखो यहां से further break down सिंपल सा कह सकते हैं, ठीक है, and absorb nutrients and water from the digestive food, है ना, and move the remaining wastage into the large इंटेस्टाइन। अभी हमने बात की थी कि हमारा जो वेस्टेज फूड है वो कहां पर रिमूव हो जाता है, कहां पर ये लोग भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पॉइंट से वो इलिमिनेट हो जाता है खाना। ठीक है, आगे देखिए, रिसीविंग डाइजेस्टिव जूस एंड पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर विद द कंटेन एंजाइम्स एंड द एड डाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यानी कि अगर हम देखें NIH, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें तो कह रहे हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का जो प्रोसीजर है पूरा, ये यहां से साबित हुआ है कि हमारी जो डज दिस रिसीविंग डाइजेशन का ये जो कंटेन एंजाइम्स द एड डाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ, ये यहां से ही प्रूफ हुआ है कि ये काम जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो प्लेज अ रोल इन द इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजों को इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए भी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी काम करती है, एक्टिंग द बैरियर अगेंस्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की थी कि बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है बाइल जूस, तो वैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के काम में आते हैं, तो सेम चीज वही बोली गई है। देखिए पैनक्रियास, फिर से अगेन हमने अगर अभी पैनक्रियास पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियास जो है वो मिक्स ग्लैंड का काम करती है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अग्नाशय जो है, पैनक्रियास की हिंदी क्या होती है? अग्नाशय। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही काम करती है। अगर हम इसको देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इससे निकलती हैं, तो अग्नाशयी रस यानी पेनक्रियाटिक जूस इससे निकलता है एंड बहिःस्रावी ग्रंथि की भी तरह काम कर रही है, और बहिःस्रावी ग्रंथि में पेनक्रियाटिक जूस है। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम कर रही है तो कौन कौन से हार्मोन है जो इससे निकलते हैं? आंसर इज इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तीसरा हार्मोन है सोमेटोस्टेनिन। ये 3 हार्मोन के नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे कि भाई बताइए कौन सी ग्रंथि से, कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, तो आपका आंसर होगा हमारा पेनक्रियास। और कौन कौन से हार्मोन है? पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागन और तीसरा है सोमेटोस्टेनिन। ये 3 हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से निकलते हैं। उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस से क्वेश्चन आता है भाई कि क्या काम करते हैं, तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखो, प्रोटीएज को यानी प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, है ना, एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट में, एंड लाइपेज को फॉर फैट के लिए तोड़ रहे हैं। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी कि प्रोटीएज एंजाइम को तोड़ रहे हैं, एमाइलेज को तोड़ रहे हैं एंड लाइपेज को तोड़ रहे हैं, है ना। हेल्प ब्रेक डाउन फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, किस लिए तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे फूड को न्यूट्रिएंट्स इनसे मिल सके। बाइकार्बोनेट सीक्रेशन, इट आल्सो सीक्रेट द बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड द ड्यूडेनम। पेनक्रियास देख रहे थे, पेनक्रियास के बारे में हमने देखा यहाँ पे कि पेनक्रियास से क्या क्या एंजाइम्स निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है एंड पेनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में देखा। यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है एंड
इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे एंड बॉडी के ऑर्गन सिस्टम अलग अलग भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास फाइनल खत्म होती है। थैंक यू।